छात्रों, ये आपकी शिक्षा शास्त्र की कक्षा है। कक्षा आपकी बीए तृतीय वर्ष, पेपर है सेकंड पेपर यानी द्वितीय पेपर, जिसका शीर्षक है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। हिंदी में कहेंगे शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। ठीक है। और आज की कक्षा का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। हिंदी में कहेंगे मूल्यांकन का महत्व। ठीक है, ये आपका कक्षा का आज का टॉपिक है, मूल्यांकन का महत्व। ठीक है, बीए तृतीय वर्ष, विषय शिक्षा शास्त्र, पेपर द्वितीय, और आज का टॉपिक मूल्यांकन का महत्व। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए इसमें मापन एवं या मापन तथा मूल्यांकन का महत्व, आज का टॉपिक हमारा यही है। इसके पहले हम लोगों ने मापन को भी जान लिया था और मूल्यांकन को भी अच्छे से समझ लिया था। मापन क्या है, मापन के सभी परिभाषाओं को, मापन के प्रकार, मापन के स्तर, इन सब को हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की परिभाषा को भी हम समझ चुके हैं। अब हम मापन एवं मूल्यांकन का क्या महत्व है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, जैसा कि पहले बता चुका हूँ, शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है, मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसी के दृष्टिकोण को देखते हुए, उसी को दृष्टि में रखते हुए हम इनके महत्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जो हमने टॉपिक लिया है उसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर नीचे लिखी हुई हैं। मैं उन डिटेल्स के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप इन डिटेल्स को पढ़िए और अपने शब्दों में परिवर्तन करके, या जो मैं समझाऊँ उन्हें सुनते हुए, इन्हें पढ़कर अपने शब्दों में उत्तर लिखने का ज़रूर प्रयास करिएगा। इसे एक अपना होमवर्क समझिए कि इस कक्षा को देखने के बाद आप होमवर्क के तौर पर क्या करेंगे, जिससे कि आपको जो पढ़ा हुआ है वो बेहतर तरीके से याद हो पाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो पढ़ा हुआ है वो बेहतर तरह से याद हो पाए, इसके लिए चलिए देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। शिक्षा क्या है? शिक्षा है एक मानव निर्माण की प्रक्रिया जिसका उद्देश्य निश्चित होता है। मतलब मानव का निर्माण करना, यानी देखो मानव का मतलब मनुष्य। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह एक पशु की भांति होता है, यानी मनुष्य का जो बच्चा होता है और एक जो पशु का बच्चा होता है, उनमें शारीरिक रूप से भिन्नताएं होती, परंतु अन्य कोई भिन्नता नहीं होती। अर्थात मनुष्य जन्म से तो पशुवत होता है, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होता है, जैसे जैसे वो जिस समाज में, जिस वातावरण में, जिस कंडीशन में वो रह रहा होता है, उस तरीके का उसका निर्माण होता है, वैसे गुणों से प्राप्त होते जाते हैं, मिलते जाते हैं, और वैसा ही वो बालक आगे चलकर मानव बन पाता है, मनुष्य बन पाता है। ठीक है, तो अगर मानव उस बालक को या उस मनुष्य को या उस मानव को एक सुयोग्य, एक सुशिक्षित, एक सभ्य, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना हो, एक मनुष्य बनाना हो, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? उसके लिए हमें शिक्षा ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, सभ्य, सुयोग्य, ठीक है, समझदार, ऐसा जो मैंने टर्म्स यूज़ किए, ये क्या है? ये हैं हमारा उस मानव को शिक्षित करने का उद्देश्य। ये सारे कार्य शिक्षा के द्वारा ही संभव किए जा सकते हैं, ये भी आप बात जानते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पहली ही पंक्ति में लिखा हुआ है, शिक्षा एक उद्देश्य मानव निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक उद्देश्य के साथ मानव निर्माण की प्रक्रिया है। इसके विभिन्न पक्षों पर सतत निगरानी आवश्यक होती है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, विभिन्न पक्षों पर क्या होती है? सतत निगरानी की आवश्यकता होती है। अर्थात जन्म से लेकर जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा होता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही होती है, आयु के हर चरण पर, हर समय उसका ध्यान रखना,
उसकी शिक्षा का ध्यान रखना, वह क्या सीख रहा है, वह कैसे पर्यावरण में पल बढ़ रहा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का समय समय पर मापन करते रहना, इनकी निगरानी करते रहना, इनका मूल्यांकन करते रहना बहुत आवश्यक है। यही एक तरीके से मूल्यांकन का महत्व भी कहा जा सकता है। इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है मापन और मूल्यांकन कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमने छात्र को उसके सीखने का जो प्रोसेस है या समय समय पर उसकी आयु के बढ़ने के अनुसार उसका माहौल, वो किस माहौल में खेल कूद रहा है, कैसे बच्चों के साथ है, कैसे लोगों के साथ है, कैसे पर्यावरण में, क्या चीज़ें वो विद्यालय में सीख रहा है, कौन सी चीज़ें वह घर पर सीख रहा है, इन सब का अगर हमने समय समय पर मूल्यांकन नहीं किया, मापन नहीं किया, इनकी सतत निगरानी नहीं रखी, तो हमारा जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। हमारा वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। कई बार हम उस उद्देश्य से क्या होगा, हम भटक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर इसमें थोड़ी भी हमसे चूक हो जाती है, हमसे थोड़ी गलती हो जाती है, या हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम इससे निगलेक्ट कर देते हैं इस प्रोसेस को कि चलो ठीक है, निगरानी को हमने, ठीक है बच्चा सही से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कुछ समय तक उसका मूल्यांकन किया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो ये जो तरीका है या ऐसा अगर हम करते हैं तो ये उस छात्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, इससे बड़ी मतलब क्षति काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक बार समय निकल जाने के बाद दोबारा से उसे सही कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम मोटे तौर पर कहें, यहाँ पर एक सीधी सी भाषा में कहें कि शिक्षा कैसी एक मानव निर्माण की प्रक्रिया है जिसका एक उद्देश्य निश्चित है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर मापन एवं मूल्यांकन करना आवश्यक है। और इस कार्य के लिए कौन जिम्मेदार होता है? उस बालक से रिलेटेड हर कोई। सबसे पहले उसके माता पिता, फिर उसके बाद उसके परिवारीजन, फिर उसके बाद उसका समाज, और इन तीनों से मिलने के बाद, क्योंकि बचपन में पहले माता पिता, फिर उसके परिवारजन, फिर घर के बाहर के समाज से मिलता है बच्चा, फिर कहाँ पहुँचता है? विद्यालय। तो विद्यालय में कौन है? अध्यापक। विद्यालय में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? अध्यापक। ठीक है, और विद्यालय केंद्र के प्रशासक। इन सब का बहुत महत्व है, इन सब का कार्य बढ़ जाता है। ठीक है, यह छात्र को उनकी प्रगति के लिए जानकारी देते हैं, साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते रहते हैं। और टीचर्स को सिर्फ सिखाना, सिर्फ टीचिंग करने से उनका कार्य सीमित नहीं होता, उनका कार्य टीचिंग के अलावा भी होता है। अर्थात बच्चे को मोटिवेट करना, बच्चे को नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराना, बच्चे को विभिन्न प्रकार के गुणों से अवगत कराना, अवगुणों से अवगत कराना, उनसे दूर रहने की सीख देना, सलाह देना, सही गलत में भेद करना सिखाना। ठीक, ये कार्य तो हो ही है, ये शिक्षण के अलावा है। शिक्षण प्रक्रिया में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। सही पाठ्यवस्तुओं का चयन करते हुए बालक को शिक्षा देना, समाज उपयोगी, समय के अनुसार उपयोगी और आवश्यकता के अनुसार उपयोगी पाठ्यक्रम का चयन करते हुए बालक को शिक्षा देना। उसके साथ साथ जो उस बालक ने सीखा, अब जो उस बालक ने सीखा उसका मूल्यांकन करने के लिए उचित मूल्यांकन प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, प्रश्नोत्तर, इन सब का निर्माण करना। ठीक, तो ये सब बड़ा इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए या शिक्षा के लिए या उसके जीवन के लिए। ठीक, अब इसके आगे अभिभावक और बालकों, अपने बालकों हेतु जो विद्यालय पाठ्यक्रम भावी दिशा तय करने में मापन और मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। प्रशासन का भी इसमें बहुत कार्य है। विद्यालय प्रशासन से लेकर राज्य प्रशासन, और राज्य प्रशासन के बाद देश का प्रशासन, इन सब का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। समय समय पर उन्हें भी जो सहगामी क्रियाएं हैं, जो पाठ्यक्रम हैं, जो कंटेंट है, जो तरीके हैं, उन पे भी ध्यान देना आवश्यक होता है समय समय पर। अगर उनमें कुछ गड़बड़ है, उनमें संशोधन, उनका परिमार्जीकरण, बदलते हुए वक्त के साथ उनमें परिवर्तन लाना,
जो आने वाली आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बालक के लिए उपयोगी हो, ऐसी पाठ्यक्रम, ऐसी शिक्षण विधियों को सामने लाना, ये सब निर्भर है प्रशासन पर। ठीक है, किसी भी विकसित राष्ट्र, किसी भी विकसित समाज की आधारशिला है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा। ठीक, अतः कोई भी राष्ट्र अपनी शिक्षा व्यवस्था से समझौता नहीं करना चाहेगा और इस पर नियंत्रण रखना उसका परम कर्तव्य है, इस पर ध्यान देना उसका परम कर्तव्य है, इसकी सतत निगरानी करना उसका परम कर्तव्य है। क्योंकि अगर ये प्रोसेस या सतत निगरानी रखना, जो निगरानी पूरे प्रोसेस पर जो कंट्रोल है वो अगर नहीं होगा तो हमारे जो छात्र हैं वो देश के अच्छे नागरिक, विकसित नागरिक, प्रगतिशील नागरिक, सफल नागरिक कैसे बनेंगे। और जब वो सफल नहीं हुए तो देश कहाँ से सफल होगा, क्योंकि देश नागरिकों से है। ठीक है ना। तो इसीलिए मापन एवं मूल्यांकन का महत्व शिक्षा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। किसके लिए? प्रत्येक व्यक्ति के लिए। इसे पॉइंट्स में भी कुछ डिस्कस किया है, देख लीजिए ज़रा उसे। पहला, शैक्षिक नीतियों के निर्धारण में मापन व मूल्यांकन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसके निर्धारण में? शैक्षिक नीतियों के निर्धारण में। इसके बाद शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने में तथा उद्देश्य को प्राप्ति की सीमा को ज्ञात करने में यह स्पष्ट योगदान देता है। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने में तथा उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा ज्ञात करने में भी यह योगदान देता है। मापन और मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षक का इफेक्टिवनेस कितना को भी शो करता है कि शिक्षक कितना इफेक्टिव है। डिपेंड करता है उसके मेजरमेंट ऑन इवैल्यूएशन से कि टीचर कितना इफेक्टिव है, किस प्रकार का वो पेपर बना रहा है, किस प्रकार की परीक्षा प्रणाली है उसकी, किस प्रकार का उसका मूल्यांकन करने का तरीका है। ये टीचर का इफेक्टिवनेस को भी बताता है। ठीक है। मापन और मूल्यांकन से छात्र को मोटिवेशन मिलता है। कैसे मिलता है मोटिवेशन? कि जो छात्र है वो ये सीख पा रहा होता है कि पिछले परीक्षा में या पिछली बार मैंने इस लेवल तक सीखा था, इतने अंक प्राप्त किए थे, अब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं इससे आगे भी जा सकता हूँ। अगर कोई छात्र पिछड़ गया तो वो कोशिश करेगा कि मैं और बेहतर करूं। उसके संगी साथी या सहपाठी जो और हैं उनका जो परफॉर्मेंस होगा, उन परफॉर्मेंस से भी वो मोटिवेट होगा कि यार देखो इन्होंने तो अच्छा परफॉर्म किया, मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा कम है, मुझे मेहनत करनी चाहिए। टीचर यहाँ पर मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, टीचर यहाँ पर मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे कि जो छात्र होते हैं, छात्रों को क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। यह देखो अगला पॉइंट कहता है यह पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन विधि में सुधार के लिए आधार प्रस्तुत करता है। कौन? मापन और मूल्यांकन। किसमें सुधार करवाता है? पाठ्यक्रम में, शिक्षण विधि में और सहायक सामग्री वगैरह में, मूल्यांकन की विधि में भी ऑल्सो। इसके बाद जो क्लास टीचिंग होती है, क्लास टीचिंग को भी और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसकी ज़रूरत है। जैसे कि आप एक टीचर हैं और आपने क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया, कोई विषय पढ़ा दिया, कोई सवाल बताए और फिर आपने 2 दिन बाद उनका आपने एक टेस्ट ले लिया, एक सोचा कि मैंने जो पढ़ाया लाओ देखूं, उसका मूल्यांकन कर लिया। मूल्यांकन करने पर आपको पता चला कि बच्चों को वो चीज़ें थोड़ी कम समझ में आई, सभी बच्चों ने एक जैसा परफॉर्मेंस किया और वो परफॉर्मेंस संतोषप्रद नहीं था, बच्चों के उत्तर संतोषप्रद नहीं थे, सभी बच्चों के, कुछ एक आध को छोड़कर। तो इससे ये हमें एक टीचर को या आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा हो या आप अगर पढ़ा रहे हो तो आपको ये संदेश मिला कि शायद मैंने जो विषय पढ़ाया था उसमें कोई ना कोई कमी रह गई, इसीलिए इतने सारे छात्रों के उत्तर संतोषप्रद नहीं है।
एक आध छात्रों के उत्तर अगर संतोषप्रद नहीं आते हैं, परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता, तो लगता है कि उस छात्र में कमी है। लेकिन सभी के वैसे आ रहे हैं तो यहाँ पे ये कहने का हो जाता है कि शायद अध्यापक के पढ़ाने में कहीं कमी आ रही है। ठीक है, तो उसमें भी सुधार करने के लिए टीचर को भी क्या करता है, यहाँ पर निर्देशित कर रहा होता है। इसके बाद है, ये छात्रों को उनकी रुचि और अभिक्षमताओं की पहचान कराता है और उनके शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में भी सहायता देता है। ठीक है ना, छात्रों को उनकी रुचि और अभिक्षमताओं की पहचान कराना भी इसका कार्य है और शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना भी इसका कार्य है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा में चल रहे विभिन्न नवाचारों की उपयोगिता ज्ञात करने में और नवीन विधियों की खोज करने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी मापन और मूल्यांकन से छात्र के शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन पर भी हम ध्यान दे सकते हैं और साथ ही साथ नवीन प्रविधियों की खोज में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख महत्व थे या जिनको पॉइंट वाइज हमने बताया आपको, मापन एवं मूल्यांकन के महत्व थे ये। ठीक है, आज की कक्षा में हम लोग मापन और मूल्यांकन के महत्व के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। होमवर्क के तौर पर आपको इसे ही अपनी भाषा में मेरे दिए हुए एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपने पास नोट्स लिखने हैं और उन्हें तैयार करने का प्रयास करना है। ठीक है, धन्यवाद।